गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत हम राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि के साधनों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने जो हमारे राष्ट्रीय हित में वृद्धि करने के जो साधन हैं उनमें प्रमुख रूप से कूटनीति का अध्ययन कर रहे हैं, डिप्लोमेसी का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में ये समझने का प्रयास किया कि कूटनीति का क्या अर्थ है, कूटनीति के क्या लक्ष्य हैं। आज की कक्षा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कूटनीति के क्या क्या कार्य हैं, कूटनीति अपने कार्य अर्थात अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति किस तरह से करती है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखो, कूटनीति के कार्यों के संबंध में मॉर्गेंथो ने जो अपने कुछ कार्य बताए हैं, एक बार ये रिपीट कर लेता हूँ मैं। मॉर्गेंथो कहते थे कि कूटनीति का सबसे पहला कार्य ये होता है कि राज्य की शक्ति को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। अर्थात हम क्या हैं पहले खुद को पहचानें, अर्थात मेरे राज्य की क्या ताकत है, क्या शक्ति है, अपने आप को किस जगह अंतर्राष्ट्रीय जगत में खड़ा पाता है। ठीक है, स्वयं की शक्ति को पहचानते हुए ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी बात रखने की ताकत करे, अपनी बात रखने की हैसियत रखे। तो सबसे पहले खुद की शक्ति को पहचानना होता है। खुद की शक्ति को पहचानने के बाद ही अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें कि मैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, पहली बात। दूसरी, उन्होंने बताया था कि उसका काम दूसरे राज्य की शक्ति को वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना। उसका काम मतलब उस राज्य का ये काम रहेगा कि अगले राज्य की शक्ति का मूल्यांकन करे कि अगला राज्य मेरे से शक्तिशाली है, मेरे से कमजोर है, या मेरे समानांतर है, या मेरा एक प्रतिद्वंदी है, किस प्रकार का है, ये जानना जरूरी होता है बेहद। ठीक है, ये बात करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कार्य बताया है कि विभिन्न राज्यों में लक्ष्य अपने राज्य के लक्ष्यों के साथ किस सीमा तक मेल खाते हैं, अर्थात कि हमारा जो भी सामने वाला राज्य है उस राज्य के लक्ष्य और हमारे राज्य के लक्ष्यों में किस प्रकार की साम्यता है, किस प्रकार की समानता है, क्या क्या हमारे कुछ समान रूप से लक्ष्य हैं, ताकि हम एक दूसरे के पूरक और हमारी मित्रता बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ सके। ठीक है, ये बात है, ये कार्य बताया। और अगला जो उन्होंने मॉर्गेंथो ने चौथा कार्य बताया है वो ये बताया है कि समझौता, किसी दो देशों के मध्य जो समझौता है, फिर समझाना, किसी बात को एक उच्च लेवल पर विभिन्न तथ्यों पर, विभिन्न मुद्दों पर आपस में समझा बुझाकर निर्णय करना। फिर भी न हो तो भी ये कूटनीतिक रूप से साधन रहता है, मतलब कार्य रहता है कि बल प्रयोग की धमकी देना, बल प्रयोग के द्वारा युद्ध की धमकी देना, प्रतिबंध लगाना, ये सभी कूटनीतिक रूप से अपन कार्य समझ सकते हैं। ये थे मॉर्गेंथो के अनुसार। अब जो हमारे सामान्य तौर पे जो सर्वमान्य जो कार्य बताए गए हैं तो उनको अपन देखते हैं। देखो, शस्त्र और मित्र युद्ध के औजार, शस्त्र और मित्र युद्ध के औजार हैं। आप देखेंगे कैसे युद्ध होता है तो शस्त्रों का प्रयोग होता है, लेकिन युद्ध में जब हम कमजोर पड़ रहे होते हैं तो हमारे मित्रों की आवश्यकता होती है। मित्र हमारी सहायता करते हैं, मित्र हमारी विभिन्न प्रकार की सैनिक रूप से हो सकता है हमारे साथ युद्ध में इन्वॉल्व होकर हमारी सहायता करें। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहा जाता है कि शस्त्र और मित्र युद्ध के औजार होते हैं, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इनके बिना युद्ध संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो देखो अब देखेंगे कूटनीति के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले कार्य बताया जो सर्वमान्य है वो है संधि वार्ता। कोई भी देश किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, राजनयिक किसी भी स्तर की बात करें, विभिन्न प्रकार के विभिन्न आयामों में हर राज्य चाहता है कि शांतिपूर्वक हल निकले, शांतिपूर्वक उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो और उसका निदान हो, समाधान हो। तो संधि वार्ता सबसे पहले जरूरी है कि दोनों देशों के मध्य संधि हो और फिर उस संधि पर समय समय पर एक प्रकार से नई ऊर्जा देने के लिए समय समय पर वार्ता जरूरी है। तो संधि वार्ता कूटनीति में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है।
अगला है निरीक्षण। अब कई बार ये होता है कि समझौते होते हैं, संधियाँ होती हैं, तो उसमें इस प्रकार के उपबंध होते हैं जिसमें निरीक्षण करें, ताकि एक दूसरे के मन में ये भावना नहीं पनपे या बने कि ये मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, मेरे खिलाफ कोई उपद्रव जैसी तो या बलावे जैसी तो हरकतें नहीं कर रहा है। तो ये सब देखना जरूरी होता है ताकि दोनों देशों में एक प्रकार का जो कॉन्फिडेंस अर्थात विश्वास बना रहता है या कॉन्फिडेंस मेजर बना रहता है। ठीक है, अगला जो उन्होंने कार्य बताया है वो संरक्षण। देखो, कोई भी भारतीय नागरिक अगर विदेशी देशों में है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी होती है, यानी विदेशों में अपने जो नागरिक हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। आप देखेंगे कि अभी खाड़ी युद्ध में हमेशा तनाव भरा कभी कभी माहौल बना रहता है। जब भी इन खाड़ी गल्फ कंट्रीज़ में कभी कोई राष्ट्रों के मध्य जब कोई युद्ध जैसी या ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहें, हमारे नागरिकों को हम कई प्रकार से एयरलिफ्ट करके या अन्य किसी माध्यम से हम हमारे देश में वापस लाते हैं। तो संरक्षण बेहद जरूरी होता है, तो ये भी कूटनीतिक प्रयास होता है, कूटनीतिक कार्य होता है। ठीक है, अगला है प्रतिनिधित्व। आप देखेंगे अपने राज्य का विदेशों में जो प्रतिनिधित्व होता है, आप देखेंगे वो राजदूत होते हैं। प्रतिनिधित्व बेहद जरूरी है, तभी तो आप कूटनीतिक कार्य कर पाएंगे। आज आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में चाणक्य पूरी रकम चाहिए, नाम ही चाणक्य पूरी है, क्योंकि वह दुनिया के सबसे बड़े बड़े चाणक्य बैठे, उनका निवास है। विभिन्न देशों के राजदूतावास दिल्ली के चाणक्यपुरी में है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में और कूटनीतिक जो संबंध होते हैं उन कार्यों के संचालन में बिल्कुल भी जरूरी होता है कि हर राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने जो राजनयिक संबंध स्थापित होते हैं, तो हमारा राजदूत उस देश में, उस देश का राजदूत हमारे देश में निवास करेगा और वो हमारी सरकार में, हमारे विदेश मंत्रालय में, अपने संबंधों में दोनों देशों में एक गर्मजोशी लाने के काम करते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कूटनीतिक कार्य में। ठीक है, अगला होता है जनसंपर्क। आप देखेंगे जनसंपर्क जरूरी है। संबंध स्थापित होने के बाद में आना जाना जरूरी है ताकि हम नज़दीक आएँ, हमारी विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, कार्य हैं, उनकी पूर्ति कर सकें। इसलिए जनसंपर्क बेहद जरूरी है। हमारे जब राजनयिक संबंध स्थापित हो गए, हमारे कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए, हमारे सामरिक संबंध स्थापित हो गए, तो स्थापित होने के बाद में हमारा संपर्क भी रहना जरूरी है। संपर्क टूट गया तो फिर वो संबंध किस बात के, इसलिए संपर्क आना जाना जरूरी है। हम दोनों देशों के जो नागरिक हैं उनके आवाजाही में वीज़ा में छूट देते हैं, इन्वेस्ट करने में छूट देते हैं, विशेष रियायतें देते हैं और दिन प्रतिदिन उसमें कूटनीतिक रूप से नज़दीक लाने का काम किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कूटनीति के साधन क्या क्या है। देखो, कूटनीति के साधनों के तौर पे देखें तो सबसे पहले होता है अनुनय। आपने अनुनय विनय देख, ये शब्द जरूर हिंदी में आपने प्रयोग किया होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। किसी भी देश के साथ सबसे पहले कोई युद्ध की धमकी नहीं देता है, कोई बल प्रयोग की धमकी नहीं देता है, समझाने बुझाने की क्रियाकलाप किए जाते हैं। कोई चीज़ लेन देन से होती है, कोई चीज़ समझाने बुझाने से होती है, तो कूटनीतिक रूप से सबसे पहले होते हैं कि भाई बात को अच्छे ढंग से समझ लें और समझने का प्रयास करें, कम से कम नुकसान किए अपने हितों की पूर्ति करना अनुनय में समझ सकते हैं। फिर अगला जो है वो है समझौता। समझौता महत्वपूर्ण एक साधन होता है कूटनीति को वास्तविक स्वरूप देने में, कि जब दोनों पक्ष, दोनों राज्य किसी मुद्दे पर सहमत हो जाते हैं तो फिर दोनों में एक प्रकार का जो MOU कहते हैं या फिर किसी प्रकार की संधि या समझौते को कह सकते हैं, वो संपन्न होता है। फिर भी कुछ नहीं होता है तो लास्ट में शक्ति की धमकी होती है। ये भी कूटनीति का साधन है, देख लेने की धमकी दी जाती है। जैसे आप देखेंगे ट्रम्प साहब धमकियों पे बड़े वाकिफ है, कई देशों के साथ इस प्रकार की इस कूटनीति के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, धमकी देते हैं। तो ये एक प्रकार का शक्ति की धमकी देना भी कूटनीति के साधन में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखे कूटनीति के साधन। अब आप देखेंगे कि ये सब कहाँ होता है, कौन करता है, किस प्रकार से होता है, इनका जो मशीनरी होती है वो कहाँ होती है।
तो आपको देखना है कि कूटनीति का पूरा जो एक प्रकार की फैक्ट्री होती है वो होता है हमारा विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको कहा जाता है। विदेशी मामलों से संबंधित हमारा जो मंत्रालय है वो सब कुछ इस कूटनीति के यंत्र है। दूसरा होता है हमारा राजदूतावास। हमारा राजदूतावास जो हर देश में, हर लोकतांत्रिक देश में, भारत के करीब करीब विश्व के हर देश में राजदूतावास है। वो राजदूतावास और हमारा विदेश मंत्रालय एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उस देश के लिए हमारे हितों की पूर्ति करने के लिए हमेशा इस प्रकार के काम को, कूटनीति को अंजाम देने का काम करते रहते हैं। तो आपको कभी भी प्रश्न पूछा भी जाए तो आपको बिल्कुल समझना है कि विदेश मंत्रालय और राजदूतावास दोनों कूटनीति के यंत्र माने जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कूटनीति की क्या क्या सीमाएं होती हैं। कूटनीति की ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ कर ले जो कभी भी तर्कसंगत नहीं हो या प्राकृतिक तौर पे या किसी भी तौर पे मान्य नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। उस पर फिर भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो क्या क्या सीमा है समझते हैं। देखिए, राष्ट्रों द्वारा अपने हितों व मान्यताओं के संबंध में कठोर रुख अपनाना। कोई भी राष्ट्र है, ऐसे काफ़ी राष्ट्र है दुनिया में, आप देखेंगे तीसरी दुनिया के जो देश हैं, अफ्रीकी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं या एशिया की कंट्रीज हैं, आप देखेंगे तो इन राष्ट्रों के द्वारा अपने हित और अपनी मान्यता, अपने विश्वास, अपनी परंपरा, अपनी ट्रेडिशन के संबंध में वो कठोर रुख अपनाते हैं। तब फिर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वो कठोर रुख अपनाना, कठोर रुख को आप सरल रूप में तब्दील करना बेहद मुश्किल काम होता है। तो वहाँ पर कूटनीति की सफलता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कई बार ये भी हमको देखने को मिलता है। अगली बात करें राष्ट्रों के मध्य शक्ति संबंध। अभी शक्ति संबंध, शक्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए ही सब कुछ तत्पर होना, ये शक्ति तत्व आते राष्ट्रों के कूटनीतिक संबंधों में प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। तो ये भी कूटनीति को आगे बढ़ने में, अग्रसर होने में एक प्रकार से ब्रेकर का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून आप देखे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय कानून हर राष्ट्र के लिए होते हैं, कोई एक राष्ट्र के लिए नहीं होते हैं। संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत के जो भी वर्तमान में राज्य हैं सभी राज्यों पर लागू होते हैं। लेकिन इन कानूनों की वजह से भी कई बार कूटनीति को अपने ब्रेक लगाने पड़ते हैं। कूटनीति को अपनी सीमा के अधीन रहकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का अवहेलना करना एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अशांति का जनक के रूप में माना जाता है। फिर आप अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ेंगे तो हो सकता है फिर जो उस अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने वाले अन्य राज्य हैं वो भी इसको स्वीकार नहीं करें, तो ये मुश्किल हो जाती है। तो ये भी थोड़ी समस्या रहती है। दूसरा देखेंगे कि सौदेबाजी करने वाले राज्यों की साख। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो हमेशा बार्गेनिंग में काम करते रहते हैं, बार्गेनिंग वाली काम करते हैं। मेरा इससे क्या लाभ हो सकता है, मेरा इससे क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, इस प्रकार के कुछ राज्यों की होती है। आप देखेंगे चाइना है, ये इस प्रकार के कुछ ऐसे राज्य होते हैं। तो वहाँ पर भी फिर जब बार्गेनिंग वाली स्थिति होती है या फिर जो उस ऐसे राज्यों की जो इमेज होती है, साख होती है, उसके सामने भी कूटनीतिक रूप से अपन सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरा, हीन राजनयिक क्षमता। आप देखेंगे कुछ देशों के पास उच्च लेवल के या उच्च स्तर के कुशल राजदूत होते हैं, उनके पास हायर कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुनूंगा हेनरी किसिंजर, दुनिया अमेरिकी विद्वान थे। हेनरी किसिंजर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हेनरी किसिंजर से सलाह लेने के लिए जाते थे, सलाह लेने जाते थे कि हमें हमारे पड़ोसी राज्यों से या इन राज्यों से हमारे किस प्रकार से हमें व्यवहार और हमारी कूटनीति को काम में प्रयोग में लाना है। तो आप समझ सकते हो कि एक उच्च स्तर के राजनीतिक क्षमता होनी जरूरी है। लेकिन कुछ राष्ट्रों के पास जब एकदम कमज़ोर राजनयिक कैपेसिटी है, वो फिर अपनी कूटनीतिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। ये भी उसके एक प्रकार के सीमाएं को इंगित करता है। और लास्ट में समझ सकते हैं विश्व जनमत या जो विश्व के जनमत का जो दबाव है वो भी एक रूप से कूटनीति को रोकने का प्रयास करता है। आप देखेंगे किसी भी मुद्दे पर, कोई भी बात पर विश्व जनमत का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ये भी इसको प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। अब देखेंगे कि कूटनीति की कुछ अवनति भी हुई है। कूटनीति की, डिप्लोमेसी की कुछ अवनति हुई। अवनति मतलब एक प्रकार से उत्थान नहीं, उसका बैक मारना समझ सकते हैं। तो किस किस हिसाब से हुआ है तो देखिए, सबसे पहले है संचार व्यवस्था का विकास। आज देखेंगे
आपने विकीलीक्स का नाम जरूर सुना होगा। विकीलीक्स एक ऐसी वेबसाइट है जो दुनिया के गोपनीय पत्रों को दुनिया के सामने उजागर करती है। आज हम जितने सोशल मीडिया देखते हैं, जितने प्लेटफॉर्म देखते हैं, इस संचार सुविधाओं से हमारे तकनीक विकास, हमारे कार्यों में काफ़ी कुछ सहूलियत हो रही है, लेकिन इससे हमारी गोपनीयता भंग हो रही है। गोपनीयता का भंग होना एक प्रकार से कूटनीति की सफलता पर प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। तो अवसर सकते हैं कि संचार व्यवस्था के विकास से कूटनीति की अवनति हुई है तथा दूसरा कूटनीति का खुद अवमूल्यन हुआ है। आज देखेंगे कि जो किसी राष्ट्रों के साथ जो संबंध होते हैं, पहले एक पर्टिकुलर विदेश मंत्री होता था, लेकिन अब कई स्तर पे कई शिखर वार्ताएं, कई उसके प्रारूप आ गए। तो वार्ता कोई एक स्तर से नहीं चलती, वार्ता के कई स्तर होते हैं। तो इसमें भी एक प्रकार से समझ सकते हैं कि हर जगह तो एक जैसी तो बात रख नहीं सकते, कहीं कमजोर पड़ते हैं, कहीं मजबूत रहते हैं। तो इन मामलों में समझ सकते हैं कि कूटनीति भी, इसका भी वर्तमान समय में एक प्रकार से अवमूल्यन हो रहा है। फिर अब समझ सकते हैं कि महाशक्तियाँ कूटनीति में नवांगुत, मतलब यूँ कह सकते हैं कि जो महाशक्तियाँ विश्व के सुपर पावर है, जैसे अमेरिका है, और उभरते पावर जिसमें अपन सब समझ सकते हैं चाइना है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है, ये जो राष्ट्र है ये उभरते हुए राष्ट्र हैं, ये उभरते हुए शक्ति के केंद्र हैं। तो इन प्रकार से जो सुपर पावर ऑलरेडी थे और नए उभरते हुए शक्तियाँ हैं, इनके मध्य एक प्रकार का जो डिप्लोमेसी का स्तर है, इसमें भी बड़ा बदलाव आ रहा है। तो इससे भी कूटनीति की अवनति हो रही है। दूसरा, वर्तमान विश्व राजनीति का जो स्वरूप है, इससे भी हमारी कूटनीति में, हमारे इस डिप्लोमेसी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। डिप्लोमेसी ने बैक मारा है। तो आप समझ सकते हो कि इन 4-5 कारणों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब कूटनीति का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ी कमज़ोर साबित होती है। ठीक है, अब इस लास्ट पॉइंट में देखेंगे कूटनीति में नवीनतम समय में क्या क्या नूतन प्रवृत्तियाँ, यानी न्यू इनोवेशन क्या क्या उसमें अपन को दिखाई देते हैं। तो देखो, आज के ज़माने में शक्ति कूटनीति, युद्ध कूटनीति का प्रभाव कम हो गया। अब सबसे ज़्यादा प्रजातांत्रिक कूटनीति पर बल दिया जाता है, यानी अब धमकी का दौर तो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। प्रजातांत्रिक कूटनीति का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पर भी जाइए, वहाँ पर सम्मेलन द्वारा कूटनीति को आगे बढ़ाने में बल दिया जा रहा है। दूसरा, व्यक्तिगत कूटनीति, मतलब आप देखेंगे, जैसे आप देखेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना और रशिया के साथ एक अनौपचारिक सम्मेलन की शुरुआत की, जो एक नवीनतम है, एक नवीनतम डिप्लोमेसी की ओर इंगित करती है। मतलब इनफॉर्मल समिट, जो भी समिट होती है वो पहले से तय होती है कि समिट में क्या क्या किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। वो होती है औपचारिक समिट, जो पहले से निर्धारित होती है 6 महीने साल भर पहले। लेकिन जो इनफॉर्मल समिट होती है, जिसको अनौपचारिक सम्मेलन कहा जाता है, जो भारत ने चाइना और रशिया के साथ ही इसकी शुरुआत की है, भारत को उसमें काफ़ी सफलता भी मिली। तो ये एक नवीनतम जो एक रूप दिखाई देता है, वो भी समझ सकते हैं, ये व्यक्तिगत कूटनीति में समझ सकते हैं। एक होती है शिखर कूटनीति, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। वाणिज्य कूटनीति, जिसमें व्यापारिक समझौते होते हैं। ठीक है। दूसरा आप समझ सकते हैं सांस्कृतिक कूटनीति, जिसमें एक देश के जो कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं, साहित्य से जुड़े लोग हैं, वो दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे देश के अपने देश में आते हैं। प्रचार कूटनीति और संसदात्मक कूटनीति, इन विभिन्न कूटनीतियों के माध्यम से समझ सकते हैं कि वर्तमान डिप्लोमेसी में कुछ नवीनतम इनोवेशन के रूप में बाहर आ रही है और नवीनतम इसमें प्रयास देखने को हमको मिल रहे हैं। तो ये हमने समझे कूटनीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है। बेहद महत्वपूर्ण और हमारे लिए समझने योग्य है कि कूटनीति का कितना विस्तृत स्वरूप होता है, कितना व्यापक होता है, और किसी देश की कितनी मशीनरी इस कूटनीति के कार्य को अंजाम देती हैं, और कूटनीति के माध्यम से कोई राज्य अपने संबंधों में कितनी प्रगाढ़ता, कितनी मजबूत और अपनी राष्ट्र शक्ति में किस प्रकार से वृद्धि करते हुए अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति करता है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, आपको समझना अति आवश्यक है। ठीक है। तो आज की कक्षा में हमने ये स्पष्ट किया कि हमारे राष्ट्र हितों में के संचालन में
या उनकी वृद्धि में या उनके विकास में कूटनीति किस प्रकार से अपनी भूमिका को बढ़ाने में या कार्य करने में किस रूप से अंजाम देती है, ये बात को हमने स्पष्ट किया।